अभी सबको मेंस देना है, तो वो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में किसी ने 2-3 चीजें पूछी थी। किसी ने पूछा था कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किसी ने आपसे पूछा था, है ना। एक ने पूछा हैंडराइटिंग का कितना बड़ा रोल है, किसी ने पूछा लिखने की स्पीड, और किसी ने पूछा अननोन क्वेश्चन आ जाए तो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। गाय पर निबंध लिखो, सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या है? अब मैं केवल इसी से आपको समझाता हूं। मैंने आपसे पूछा गाय पर निबंध, ठीक है। अब मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी सवाल सुनते ही आपका दिमाग कैसे काम करता है। अपने दिमाग को समझो, ठीक है, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कोई जब क्वेश्चन पूछता है तब, गाय को आप कब से देख रहे हैं? बचपन से देख रहे हैं। गाय पे आपसे कोई कहे तो आप घंटों बोल सकते हैं, क्योंकि आपने घंटों गाय देखी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता चलता हूं, आप बताते जाना, देखता हूं आपका। गाय पर आप लोगों ने पहला सेंटेंस क्या बोला? गाय एक पालतू पशु, ठीक। मैं केवल मेन वर्ड लिखता हूं, चलो भाई। पालतू पशु, एक पॉइंट आया। पालतू पशु। दूसरा किसी ने क्या बोला? 4 पैर होते हैं, 2 सींग, 2 सींग। और क्या गाय के बारे में? 1 पूंछ, अच्छा। और कोई? शाकाहारी पशु, दूध देती है, दूध देती है। लोग सोच रहे हैं कि आईएएस का तैयारी कराने आए थे, कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। और क्या बोला? शाकाहारी पशु है, अच्छा। और कुछ? मैंने आपसे सवाल में कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, इससे ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। गाय, विषय क्या है? केवल गाय। आप कुछ भी बता सकते हैं गाय के बारे में, बताइए। और कई रंग की होती है, चलो। आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व तो है, आया पढ़ा हुआ कुछ तो आया। हाँ, इसने मेंस की तैयारी शुरू तो की है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व। गाय आजकल पॉलीथीन खा रही है, अच्छा। गाय के गोबर से खाद बनाई जाती है। अरे किसी ने पहले एक सेंटेंस बोला था, भूल गया, उसको 0 नंबर पे लिखता हूं। हमारी माता है, हाँ। इसके आगे का हमारे बिहार में चलता था, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। उसने कहा बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। ये चुटकुला पता नहीं मध्य प्रदेश में चलता है, चलता है, अच्छा। और गाय पे, गाय के नाम पर हिंसा है। अब लोगों को गाय के नाम पर हिंसा, गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग, गोबर का ईंधन। प्राचीन काल में गाय के लिए होने वाला युद्ध, गाय पर युद्ध। गोवर्धन योजना, चलो योजना। और वो कुरुक्षेत्र किताब पढ़ी है किसी ने? गोवर्धन योजना। मीथेन एमिशन, आई लव द वे यू थिंक। मीथेन एमिशन। कितने लोग हैं जिनका दिमाग अब गाय पर कुछ नहीं सोच पा रहा है? 4 स्टमक होते हैं, रूमिनेटिंग सिस्टम, हाँ ठीक है, रूमिनेशन की बात आई याद। आई वॉन्ट टू शो यू गाइज कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है ना। आपका ब्रेन कैसे धीरे धीरे जाता है गहराई में। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, एक ऐसे टॉपिक से जिसके बारे में हम सब अपने आप को प्रकांड पंडित मानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको गाय पर निबंध लिखना सिखाने की आवश्यकता है, इस कमरे में कोई नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, समझाता हूं। और कुछ है या खत्म हो गया? डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, जैव विविधता, मतलब तो यार कुछ भी बोल दो यार, तुम लोग भारी भरकम शब्द लगा के। हाँ, जैव विविधता में महत्व। वो जिसने गाय हमारी माता है बोला था, वो बताए कुछ और दूसरा पॉइंट, अगला सोच पाए उसके आगे। अब आप वापस जाओ थोड़ा 3-4 मिनट पहले, जब मैंने आपसे पूछा कि गाय पर निबंध लिखें, है ना, और सोचो कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा था। आपने सबसे पहले वो बोला जो आपने बहुत बचपन में सुना हुआ था, क्योंकि उसके लिए आपका दिमाग का एफर्ट नहीं लगा, जिसको कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड। टॉप ऑफ द माइंड जो चीज है आपके दिमाग में रहती है, आपको सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे सब लोग मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय।
आपने दिमाग नहीं लगाया कि भारत माता की बात क्या बोलना होता है ना। जय का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि भारत माता की जब भी बोलेंगे, नींद में भी होगे तो मेरे को क्या बोलना है, भारत माता की। जैसे आपने पूजा पाठ में देखते होंगे कि आरती वारती चलती रहती है, जब तो ओम जय जगदीश हरे की आरती चल रही होती है, बीच का जब पैराग्राफ होता है तो सब बुद्ध 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 ऐसे होठ हिलाते, क्योंकि समझ नहीं आता कि वो कौन सा वाला चल रहा है, जो ध्यावे फल पावे, और फिर जैसे लास्ट में ओम जय जगदीश हरे, वो पता होगा कि इसके बाद फिर जय जगदीश हरे बोलना है। वो टॉप ऑफ द माइंड है, इसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप ज्यादातर क्वेश्चंस में यही करते हो। अब आप देखो कि जब आपने क्वेश्चन पे पहली बार सोचा, अब आप इन आंसर्स की गहराई को नापो। आपके हिसाब से सबसे गहरे पॉइंट्स और सबसे हल्के पॉइंट्स कौन से? ये सारे हल्के पॉइंट्स हैं जो शुरू में आपने सोचा। फिर जब आपके सारे हल्के पॉइंट्स खत्म हो गए और फिर भी मैं पूछता रहा कि और बताओ, गाय के बारे में और बताओ, तो फिर आपने दिमाग के अंदर गोता लगाना शुरू किया कि अब ये तो छुप ही नहीं रहे और कह रहे हैं कहने के लिए। तब आपने गोता लगाया, तब किसी ने ये बोला आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व, जो कि सोचा नहीं था मैंने जब कि गाय पे निबंध पे कोई ये शब्द भी बोलेगा। फिर किसी ने कहा कि गोबर से खाद, फिर किसी ने कहा गाय के नाम पर हिंसा होती है, और गोवर्धन योजना, मीथेन एमिशन, रुमिनेशन। तो आप साइंस में, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में जाते हैं जब किसी विषय पर आप थोड़ा सा तो गहराई में आपको जाना पड़ता है। अगर आप गहराई में नहीं उतरते हैं तो आप फिर सरफेस की बात करते हैं। आपको लगता है यार मैं, एक और गलती हम क्या करते हैं दूसरी, एक तो पहला जो टॉप ऑफ द माइंड आता है, हमको लगता है मुझे आंसर आता है इसका, लोग हम लिखना शुरू कर देते हैं तुरंत। और तो इसीलिए हमारे आंसर की पहली लाइन कैसी लगती है पढ़ने में, गाय हमारी माता है। अब आप सोचो कि जो आंसर के लिए मार्क्स दे रहा है उसको वो कितना इंप्रेस होगा अगर वो गाय पे आपका पहला वाक्य पढ़ेगा, गाय हमारी माता है, तो सोचेगा यार ये तीसरी क्लास का बच्चा है क्या, ये पीएससी की तैयारी करके यहां से शुरू कर रहा है गाय हमारी माता है, राइट। आपके आंसर का पहला लाइन वैसा होता है अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही लिखना शुरू कर देते हो, राइट। उसके बाद आपको लगता है यार ये तो एक पॉइंट था, दूसरा क्या, किसी ने कहा 4 पैर, आप एक नए डायमेंशन में आए कि आपने गाय की बॉडी इमेजिन करी तो उसके 4 पैर इमेजिन किए, फिर लगा कि बॉडी पे आ ही गए हैं और कुछ सूझ नहीं रहा है तो बॉडी पे ही लिखते चलते हैं कि 4 पैर है, 2 सींग है, 1 पूंछ है, 2 आंखें हैं, थन है, वगैरह वगैरह, गाय का रंग सफेद होता है। बट ये जब आंसर पढ़ता है कोई, जब चेक करने वाला आंसर पढ़ता है तो वो क्या कहता है, आपने गाय के शरीर के बारे में लिखा, मैंने तो गाय पूछा था, चलो आपने शरीर पे लिखा है। अब चाहो तो आप शरीर पे पूरा ग्रंथ लिख दो, मेरे दिमाग में क्या है, आपने ये 2 बातें लिखी अभी तक, माता है और आप उसके शरीर के बारे में जानते हैं, बस। तो आप इस पे कितना भी लिखते रहो, पढ़ने वाले को ये लगता है कि हाँ एक पॉइंट कह रहा है वो। तो ये 3 अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक पॉइंट है ना, एक ही यूनिक पॉइंट है शरीर का। उससे बाद उससे क्या लाभ होता है, यह यहां आया, एक बार आया दूध देती है, एक बार आया गोबर से खाद बनता है, एक बार आया गोबर का ईंधन, ये गाय के उपयोग आ गए। इसके डीप में जब जाते हैं तब ऐसी बात आती है, गाय पॉलिथीन खाती है तो गाय को क्या कष्ट होता है। और बाय दिस एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जैसे ही मेंस का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले आपको ऐसे सारे पॉइंट्स कहीं लिखने चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब आप गाय पर निबंध लिखो, तो अब आप इसमें से किन किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहोगे? अगर आपको इंप्रेस करना है, ये पीएससी का क्वेश्चन है, इंप्रेस करना है, तो किन पॉइंट्स पे आप फोकस करना चाहोगे? कौन कौन से पॉइंट्स आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं? आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाला और गोवर्धन योजना। अब समझो कि ये पीएससी का सवाल है, मैंने जानबूझ के इतना साधारण सा एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको कोई प्रेशर ना हो कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वरना मैं इससे भी शुरू कर सकता था कि अहमद शाह रंगीला का देश के सांस्कृतिक उत्थान या पतन में क्या योगदान है, लेकिन फिर अब पता चले कि आधी क्लास ने अहमद शाह रंगीला पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे डिस्कशन करूं। इसलिए मैंने कहा कि सबने गाय तो पढ़ा होगा, इसलिए मैं गाय पे बात करता हूं। चर्चा तो मैं इस पे भी कर सकता हूं कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर हुआ, राइट। लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं आपसे क्या बात करूंगा, इसलिए मैं जानबूझ के कोई भारी टॉपिक नहीं उठा रहा। ऐसा ही कोई भी प्रश्न आता है तो आप सीधे अगर उसके आंसर पे जंप करते हैं, आप ये टर्म याद रखना कि आपके आंसर की क्वालिटी होगी गाय हमारी माता है जैसी, ऐसा ही निकलेगा आंसर।
लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन पे कुछ देर लगाते हो, कुछ देर से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि आधे घंटे लगाना है, एक क्वेश्चन पे अगर आप आधा मिनट लगाते हो, और आधा मिनट बहुत लंबा समय होता है, बहुत ही लंबा समय होता है। अगर मैं भी आपसे किसी को कहूं कि एक हाथ ऊपर खड़ा करो और आधे मिनट तक खड़ा करो, तब आपको समझ में कि आधा मिनट कितना लंबा होता है। इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। 30 सेकेंड्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। इफ यू गिव 30 सेकेंड्स टू अ क्वेश्चन एंड 30 सेकेंड्स में जो जो चीजें दिमाग में आ रही हैं उसको कहीं क्वेश्चन पेपर के साइड में, रफ में, जहां भी लिख सकते हो, उसको जॉट डाउन करते जाओ। फिर जब 30 सेकेंड्स के बाद देखोगे तो लगेगा कि यार ऊपर के दो तो बहुत ही बेकार पॉइंट है, ये जो बाद में 3 सोचे ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो आपके दिमाग को जब आप 30 सेकंड देते हो, उसके बाद जब आप लिखना शुरू करते हो, आपको आंसर लिखने में एक क्वेश्चन में अगर किसी दोस्त को 4 मिनट लगते हैं, आपको भी 4 ही मिनट लगेंगे। लेकिन जो शुरू में आपने 30 सेकंड दिए ना, उस 30 सेकंड से उस 4 मिनट में जो निकलेगा उसकी क्वालिटी दूसरे वाले से बहुत बेहतर हो जाएगी। ये तो पहला अप्रोच जो मैं कहूंगा वो ये कि जब कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उस पर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको सीधे आंसर बुक में ना लिखें, पहले उसको पॉइंट्स में, अगर आप इतना लंबा नहीं लिख सकते तो छोटा एक वर्ड, जो भी एक वर्ड, एक टर्म जो आ रहा है, वो जैसे ही आपने 3 या 4 पॉइंट्स लिख लिए, यानी कि अब आप आंसर लिखने के लिए तैयार हो। अगर आप एक ही पॉइंट लिख पाए तो आप समझ लो कि आपका पहला पॉइंट जो आएगा ना वो ऐसा ही आएगा। किसी भी विषय पे, मैं किसी गहरे विषय का उदाहरण देके भी आपको पूछ सकता हूं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर रहा, यह प्रश्न है। अब आप बताओ कि पहला क्या क्या आया आपके दिमाग में, क्या इफेक्ट हुआ? ट्रेड इफेक्टेड हुआ, और महंगाई कहां? भारत में क्या सस्ता हुआ? क्रूड ऑयल सस्ता। आप देखोगे जैसे ही आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा समय देते जाते हो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, आप अपने दिमाग को स्टडी करो, वैसे वैसे आपको कोई और बेहतर ख्याल आता है, राइट? लेकिन आप अनंत काल तक तो सोच नहीं सकते, आपको एक क्वेश्चन पे थीसिस तो करनी नहीं है, आपको कम से कम 100 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लिखने हैं, तो आपको तुरंत सोचना है। तो अगर आपको एक ही पॉइंट आया, जैसे पहला पॉइंट किसने क्या बोला, ट्रेड इफेक्ट होगा, और उसके बाद नहीं सोच पा रहे हो, तो आप समझ लो कि अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको 2 नंबर ही मिल पाएंगे, क्योंकि जो सोचा मेंस में आंसर गलत तो होता नहीं है, कुछ तो पास सोचा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखबार में तो पढ़ा ही है। लेकिन अगर आप 3-4 चीजें सोच पाए हो और चारों लिख लिए, तो आप मान के चलो कि 5 में से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, या 10 मार्कर क्वेश्चन है तो 10 में से 8 या 9 मिल जाएंगे। आंसर पढ़ने वाले के पास बड़ी तसल्ली रहती है। आंसर पढ़ने वाले का मन समझो, उसने आपके जैसे 100 कॉपी और पढ़ी हुई है सेम सवाल के सेम आंसर। वो जब तक आपकी कॉपी खोल रहा है तब तक रशिया और यूक्रेन के युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ है इसके बारे में वो 100 आंसर पढ़ चुका होता है। उसको पता है कि ट्रेड पे क्या असर हुआ है, उसको पता है कि क्रूड ऑयल के पे क्या असर हुआ है, वो सब पता है। वो जब पढ़ता है तो आपका एक एक शब्द पढ़ने की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसको पता है आपके लिए नया है, लेकिन उसके लिए आंसर चेक करने वाले के लिए नया नहीं है। वो देखता है कि वो 4-5 कीवर्ड ढूंढ रहा होता है कि इसने क्रूड ऑयल की महंगाई लिखा, इसने भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में लिखा, वो देखता है उसमें क्या डिटेल लिखा, एक एक नहीं पढ़ता, कहता हाँ ठीक है, एक बात, एक नंबर इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, इसने सारी बातें लिखी यार, पूरे 5 में 5 नंबर इसके। और वो देखता है कि भाई ट्रेड पे लिखा और फिर ट्रेड पे ही लिखे जा रहा, हाँ ट्रेड पे अगली कोई बात, अगली, तो आंसर खत्म हो गया। बोले तो एक ही बात तो लिखी है, अब इतना लंबा लिखा, चलो इसको 5 में से 2 नंबर देते हैं। तो आंसर लिखते समय इंपॉर्टेंट है यूनिक, वो पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से अलग होना चाहिए। बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि आंसर मुझे 1 2 3 4 करके लिखना चाहिए कि पैराग्राफ करके लिखना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके पॉइंट्स या आर्ग्यूमेंट्स यूनिक हैं क्या? अगर आपने एक ही पॉइंट को बार बार लिखे जा रहे हो, या एक ही पॉइंट लिखो और उसी को समझाए जा रहे हो, साधारण उदाहरण, गाय के 4 पैर होते हैं, क्या है यूनिक पॉइंट, क्या है इसके बारे में? मैं गाय का एनाटॉमी या फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अब मैं इस पे गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 सींग होती है, और उसके 4 इंटेस्टाइन होते हैं वगैरह, सब एक ही पॉइंट है क्या? गाय के शरीर की व्याख्या कर रहा हूं। गाय दूध देती है, गाय के उपयोग बता रहा हूं। यूनिक पॉइंट क्या है? गाय का उपयोग बता रहा हूं। गाय दूध देती है, गाय गोबर देती है, गोबर से ईंधन बनता है वगैरह वगैरह। मैं क्या कर रहा हूं, किस आर्गुमेंट में गया हूं? गाय के उपयोग के बारे में। जब मैं कहता हूं कि गाय पर हिंसा हो रही है तो मैं पॉलिटिक्स की और सोसाइटी की बात कर रहा हूं। वो एक यूनिक पॉइंट है, वो उसमें मैं जाना चाहता हूं कि नहीं जाना चाहता हूं। जैसे किसी ने कहा कि नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उसमें हम कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकते हैं, जाते हैं तो शब्दों से कैसे बैलेंस करें। ये 3 चीजें लिखते हैं तो 3 पॉइंट्स हैं। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है
तो और मुझे लगा कि 3 भारी पॉइंट है तो हो सकता है मैं आपको 3 नंबर दूंगा। मेरा मानना है जब भी क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसके आगे मार्क्स लिखे होते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में उन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। वो क्लियर बताते हैं कि क्वेश्चन के अगर फॉर एग्जाम्पल फलाना चीज की व्याख्या करें एवं इस फलाने चीज का ढिमकाने चीज पर क्या असर हुआ इसकी विवेचना करें। यह क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो फलाने चीज की व्याख्या करेंगे 2 नंबर होंगे और फलाने का ढिमकाने पे क्या असर हुआ इसके 3 नंबर होंगे। इट इज वेरी सिंपल। अभी आजकल कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके पीएससी में? किस किस मार्क के होते हैं? 3, 5 और 11, यानी कि सबसे लंबा वाला 11। आप देखोगे 11 नंबर का अगर क्वेश्चन आता होगा, 11 मार्क्स का क्वेश्चन, उसकी भाषा कम से कम वो क्वेश्चन 3 सेंटेंस का रहता है। ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप गौर करो कम से कम नहीं तो 2 सेंटेंस तो उसमें क्वेश्चन के सब पार्ट्स बनाता है। वो सब पार्ट्स नहीं बनाएगा तो वो 11 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कैसे? तो अगर उसने सब पार्ट बनाया तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसका 11 नंबर का है तो ये पहला वाला पार्ट जो है फॉर एग्जाम्पल WTO क्या है, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है, रिसेंट टाइम्स में WTO द्वारा लिए गए निर्णयों का भारत पर क्या असर हुआ। क्वेश्चन के 3 सब पार्ट बन गए। यानी कि अगर वो 11 नंबर का है तो WTO क्या है पे 2 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपसे गहराई में व्याख्या करवाने के लिए कह रहे हैं। उसका भारत से कैसा संबंध है उसके 3-4 नंबर होंगे और रिसेंट निर्णय का क्या असर हुआ, यानी कि 11 में से कम 6 नंबर जो हैं, 5-6 नंबर वो इसी चीज के होंगे कि इसने रिसेंट वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दिस इज हाउ यू ब्रेकअप अ क्वेश्चन कि क्वेश्चन अगर मुझसे 5 नंबर में इतनी चीजें पूछ रहा है तो किस चीज के कितने मार्क्स होंगे।